सर, प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में मैंने कहा कि एक बहुत चिंता का विषय और जैसे फैक्ट्स और फिगर्स भी बताते हैं और हमने देखा कि नेशनल हाईवे पे हम जब भी देखते हैं आए दिन जो नाके लगते हैं उस पे जो सीज़र होता है बड़ी क्वांटिटी में होता है और बहुत बार तो हमने ऐसा देखा है कि जो अभी पैसा यहाँ से जा रहा होता है वहाँ से कंसाइनमेंट को लेने आप उसको भी पकड़ते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कितना बड़ा चिंता का विषय है। सीज़र्स के हिसाब से अगर चले तो चिंता इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हेरोइन की जो मात्रा है उसमें इजाफा हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे लीथल और सबसे डेडली ड्रग कौन सा है जी, तो मैं हेरोइन की बात करूँगा। पिछले दिनों मैं एक रिहैब सेंटर में गया, वहाँ पे मैंने देखा कि मेल से ज़्यादा फीमेल्स की तादाद मुझे वहाँ देखने को मिली, जो मेरे लिए एक हैरानकुन बात थी। और जनता का अक्सर ये कहना होता है कि ये मिली भगत है जी, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं यकीनन ये चिंता का विषय है। हम अक्सर उड़ता पंजाब की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा कि उड़ता पंजाब का इतिहास क्या रहा है? वो नशा, नार्को टेररिज्म। पंजाब जो है एक वक्त में बदनाम इसलिए हुआ कि वहाँ पे नशाखोरी पे कोई भी रोक नहीं थी और पंजाब की जो नस्लें थी, जो यंग जनरेशन थी, वो तबाह और बर्बाद होने लगी। आज कुछ ऐसा ही वक्त जम्मू कश्मीर में भी आ रहा है जहां अगर हम समय रहते इस बात की सिद्ध ना लें तो शायद उड़ता जम्मू आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जी हाँ, आंकड़े ये बताते हैं और मैं आपको बता दूं कि यह हैरानकुन बात है कि जनवरी से लेकर सितंबर 22 तक 88 किलो के आसपास चिट्टा हेरोइन जो है वो सीज़ हुआ है और जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 88 करोड़ के आसपास है। ये वो नशा है जो आपके, मेरे, हम सब के घर तक पहुंचना था, हम सब के बच्चों तक पहुंचना था और इसीलिए मैं इस विषय को लेकर आज बात करने आया हूं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं एडीजीपी मुकेश सिंह। मुकेश सिंह साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में मैंने कहा कि एक बहुत चिंता का विषय और जैसे फैक्ट्स और फिगर्स भी बताते हैं और हमने देखा कि नेशनल हाईवे पे हम जब भी देखते हैं आए दिन जो नाके लगते हैं उस पे जो सीज़र होता है बड़ी क्वांटिटी में होता है और बहुत बार तो हमने ऐसा देखा है कि जो अभी पैसा यहाँ से जा रहा होता है वहाँ से कंसाइनमेंट को लेने आप उसको भी पकड़ते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कितना बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आज बाकी सब बातों को बुलाकर मैं चाहता हूँ कि हम इसके बारे में जो है वो बात करें। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से चलें जी, तो चिंता का विषय तो है जी, क्योंकि सीज़र्स जो है ड्रग्स की लगातार बढ़ती जा रही है। केसेस जो अगर आप देखें केसेस कितने रजिस्टर होते हैं उसमें भी बढ़ोतरी आ रही है। जी, नंबर ऑफ अरेस्ट में बढ़ोतरी आ रही है। सीज़र्स के हिसाब से अगर चले तो चिंता इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हेरोइन की जो मात्रा है उसमें इजाफा हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे लीथल और सबसे डेडली ड्रग कौन सा है जी, तो मैं हेरोइन की बात करूंगा, जो कि यहाँ पे और किस्म के हैं। गांजा है, चरस है, जी, कोडेक्स की बोतलें होती है, कोरेक्स की बोतलें होती जी, है, कोडीन की बोतलें होती है, भुक्की है। इस किस्म के बहुत सारे ड्रग्स की सीज़र होती है, लेकिन जो आम तौर पे जो आम पार्लेंस में जिसको चिट्टा कहते हैं जी, वो हेरोइन के कंजम्पशन को कहते हैं और हेरोइन की कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रही है और हेरोइन की सीज़र भी इंक्रीज़ हो रही है, जो कि दिखाता है कि सप्लाई भी ज़रूर जो पार से आ रही होगी उसमें भी इंक्रीज़ हुआ होगा। तो चिंता का विषय है और इसको रोकने के लिए या इस पे काबू पाने के लिए काफ़ी सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जी, कई सारे प्रोग्राम्स सरकार की तरफ से भी लगाए गए हैं। पुलिस भी अपने तौर पे जितनी कोशिश कर सकती है वो कर रही है। एक स्पेशल फोकस है हमारा
NDPS एक्ट के रजिस्ट्रेशन का, इन्वेस्टिगेशन का, जी। क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन का। अगर आप देखेंगे तो NDPS एक्ट के केसेस में पहले इतनी कन्विक्शंस नहीं आती थी। जी। पिछले 1 साल में ही 3 से 4 कन्विक्शंस, मेजर कन्विक्शंस, जिसमें 10 साल 15 साल की सज़ा मिल चुकी है, ये कन्विक्शंस आई हैं, जो दिखाता है कि ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की ओर तवज्जो है बल्कि प्रोसिक्यूशन की ओर भी इम्पटस है जी। और हमें उसमें कामयाबी भी मिल रही है। सर लेकिन देखें तो ये एक डेटरेंट अप्रोच है, ठीक है, हमारे पास संविधान है, पुलिस फोर्स है, लेकिन सबसे जो चिंता का विषय ये है कि हमारा जो युवा है वो बड़ा सॉफ्ट टारगेट बन रहा है। और जो एज ग्रुप मैं देख रहा हूँ, अभी पिछले दिनों में एक रिहैब सेंटर में गया, वहाँ पे मैंने देखा कि मेल से ज़्यादा फीमेल्स की तादाद मुझे वहाँ देखने को मिली, जो मेरे लिए एक हैरान कुन बात थी। और फिर जब एज ग्रुप मैंने देखा तो बड़े टॉडलर्स एज, अभी 11th 12th, मतलब जो स्कूल, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये स्कूल कॉलेजेस को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। ये जो सेक्शन होता है यूथ वाला, ये काफ़ी वल्नरेबल होता है जी। और इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं जो चिट्टा के जो या हेरोइन के सप्लायर्स हैं या अदर किसी किस्म के ड्रग्स के सप्लायर्स हैं। जी। इसको ही एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि जो एक स्टेज पे एक मिडिल एज का जो आदमी है वो एक नए नशे में नहीं पड़ेगा। जी। क्योंकि उसने दुनिया देखी होती है, उसने हो सकता है अपने लेवल पे सिगरेट तंबाकू भी खाया होगा, तो उसको एक लेवल ऑफ उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो नए किसी चीज़ में घुसता नहीं है। जी। उसको जो है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी बुराइयाँ, वो सब पता होती है। वो अगले जनरेशन की तरफ देखता रहता है कि ये जो है जनरेशन हमारी सिक्योर रहे। जो ये नया जनरेशन है, जो यूथ है, जो कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, जी। इनको टारगेट करना आसान होता है। इनकी माइंड जो है उस तरह की इम्प्रेशनेबल स्टेज में होती है कि वो किसी पीयर ग्रुप के प्रेशर में आ जाए, किसी और के प्रेशर में आ जाए, स्टार्ट कर ले, एक बार कर लेता है, फिर लत पड़ती जाती है। साथ ही जो सप्लायर्स होते हैं इनको भी पैसे कमाने होते हैं। जी। तो ये देखा गया है कि मान लीजिए किसी सप्लायर ने किसी यूथ को ड्रग्स दिया, वो महंगा होता है। जी। इतना आसान नहीं होता है। 2-2 हज़ार रुपये की एक डोज आती है। जी। 1 मिलीग्राम की डोज 2,000 रुपये की मिलती है। तो वो सपोज़ वो खरीद नहीं पाता है, तो वो बड़े स्कीमेटिक तरीके से उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि चलो दिस इज़ फ्री फॉर यू, जी। ये आपका फ्री है, आपने 4 और लड़कों को क्लाइंट बनाना है। और 4 जब वो लड़के बन जाते तो उसकी सेल 4 गुना हो जाती है। जी। और ये सप्लाई वो फ्री कर देता है। तो एक तरह से वो दोहरी मार डालता है। एक तो 4 और नए लड़के उसकी चपेट में आ जाते हैं और साथ साथ जो है इसको ये फ्री सप्लाई करके सो उसकी इनकम भी बढ़ रही है, वो 4 और नए लोगों को वो आ रहा है। तो कुल मिला के 4 एक के बजाय 5 लोग आ जाते हैं इस चक्कर में कि वो बंदा जो है, जो शुरू वाला है, वो अपनी खुराक खरीदने की क्षमता नहीं रखता है। जी। तो उसको फ्री सप्लाई करके इस तरह से, तो इस तरीके से वो अपनी नेटवर्क को बढ़ाते हैं और कंज्यूमर्स की तादाद बढ़ती जाती है। जी। इनकी अपनी रेवेन्यू बढ़ती जाती है। तो ये नुकसान जो है समाज में आ रहा है। सर पिछले दिनों हमने देखा कि उधमपुर में 2-3 नाकों में जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो कैश का सीज़र हुआ और उसमें जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई वो शायद कपवारा या फिर उरी वगैरह वो पैसा जा रहा था वहाँ से कंसाइनमेंट लेने। तो बॉर्डर का जो सोर्स है जहाँ से ये कंसाइनमेंट्स ट्रेवल होते हैं, और हमने पिछले दिनों देखा कि अब तो ड्रोन के ज़रिए भी ये कंसाइनमेंट्स आ रहे हैं। सर ये कितना वनरेबल है और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो क्या कर रही है? बॉर्डर के एरिया से ही सारी जितनी बड़ी ड्रग सप्लाई है जी। बॉर्डर के एरिया से ही आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ सप्लाई होती है और वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम बॉर्डर के सीजर्स पे ध्यान दें तो पहले क्या होता था कि वो फिज़िकली कोई आता था और हाथ से फेंकता था, एक गठरी बना के उसको फेंकता था। एक ये मोडस ऑपरेंडी है कि वो 1 किलो की एक पैकेट फेंक देता है। फेंस को क्रॉस करना मुश्किल है, लेकिन फेंस के ऊपर से किसी 1 किलो के पैकेट को भेजना इतना मुश्किल नहीं है। स्पेशली अंधेरी रात के टाइम में जब नज़दीक दिखाई नहीं देता है, दो संतरी के बीच में जो विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि वो एक पाइप को इंसर्ट करते हैं जी, अक्रॉस दी फेंस, क्योंकि फेंस वो बिल्कुल सॉलिड फेंस नहीं है, तार बंदी हुई होती है। तो तार में तो वैसे मुश्किल है तार के बीच से घुसना, तो एक पाइप वो डालते हैं और पाइप के अंदर जो है वो पैकेट्स बना बना के उसको एक लड़ी सी बनाते हैं, और जो दूसरी साइड वाला है वो लड़ी की दूसरी छोर को खींचता है और उससे निकल जाते हैं। जैसे कि आपने RS पुरा में देखा होगा 62 kgs जी, 62 पैकेट को लड़ी बना के पाइप के अंदर से डाला गया था और उसकी रिकवरी हुई थी। सिमिलरली सांबा में रिकवरी हुई थी। तो ये 2 मोडस ऑपरेंडी हो गए। तीसरा जो है ये ड्रोन के ज़रिए भी ड्रग्स का आना शुरू हो गया है। ड्रोन के ज़रिए पहले तो ये हथियार आते थे, फिर बीच में कैश की सप्लाई शुरू हुई जो आतंकवादी संगठन अपने जी, लिए इस्तेमाल करते हैं, और अब ये जो है कुछ ड्रोन के भी ज़रिए ड्रग्स की भी सप्लाई शुरू होगी, क्योंकि वो एक वेट कैरिंग कैपेसिटी उसकी होती है 8 से 10 किलो जी, और उस पर चाहे वो कुछ भी भेज दे, और भेजना आसान है। काउंटर ड्रोन मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें अभी डेवलपिंग स्टेज में है, उसमें काफ़ी रिसर्च हो रहा है, काफ़ी खोज हो रही है, और जल्दी ही उसकी भी एक सोल्यूशन निकल के आएगी। लेकिन तब तक ये इसका इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, और इन तीनों मोडस ऑपरेंडी से जो सप्लाई आ रही है उस पे टाइम टू टाइम, जैसे किसी सोर्स के ज़रिए हो चाहे टेक्निकल तरीके से हो जी, इसकी खबर निकाली जाती है और इसको इंटरसेप्ट किया जाता है। जैसा कि आपने उधमपुर की बात की जी, तो एक ये नई बात सामने जो आई है कि पंजाब बेस्ड जो ड्रग सप्लायर्स और रिसीवर्स हैं जी, और बॉर्डर पे जो उड़ी कुपवारा बेल्ट में जो, या चाहे पुंछ के बेल्ट में, जी, चाहे सुंदरबनी नौशेरा तक, जी, तो अभी तक हमने जितनी तफ्तीश की है इसमें कई सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें पंजाब से रिसीवर आता है। RS पुरा का रिसीवर पंजाब का रहने वाला था। जी, उस पे जब हमने घर पे उसकी रेड की तो उसका मकान कम से कम 10 करोड़ का मकान बना हुआ होगा। इतने पैसे उसने कमाए इस ज़रिए से कमाए। उसके खिलाफ 5-6 केसेस पहले से लगे हुए, हमने गिरफ्तार किया उसको। सिमिलरली सुंदरबनी से कुछ ड्रग्स आ रहे हैं जी, नौशेरा से ड्रग्स आ रहे हैं जो बॉर्डर से पार होके आते हैं, उसके रिसीवर्स भी पंजाब के मिले। जो 2 करोड़ रुपए बरामद हुए तकरीबन उधमपुर वाले केस में, वो पैसा जो कुपवाड़ा से जो ड्रग्स सप्लाई हो रहा था जी, और सप्लाई हो चुका था पंजाब में, उसके एवज में जो पैसे जो कलेक्ट हुए थे वो वापस डिपॉजिट करने के लिए ये लोग जा रहे थे। जी, तो पंजाब और हमारे बॉर्डर के सप्लायर्स रिसीवर्स का जो नेक्सस है जी, ये देखने में सामने आ रहा है, और इस पे हमारी काफ़ी कोशिश भी हुई है, काफ़ी एक्शन भी लिया गया है। जी, काफ़ी सारे पंजाब के जो ऑपरेटिव्स हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। जो एब्सकॉन्डिंग है उससे पंजाब के साथ हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, जी, वो भी चल रही है। नेशनल एनकॉर्ड मीटिंग एक हुई थी चंडीगढ़ में, जिसमें हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जिसको चेयर किया था, हमारे ऑनरेबल LG साहब भी उसमें मौजूद थे, जी, और सभी स्टेट्स के टॉप जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग, इन सब को बुलाया गया था और एक मैसेज दिया गया था कि ये जो है हमारी टॉप प्रायोरिटी है, जी, इस पे काम करना हम सबको मिल के है, और उसी सिलसिले में हम और पंजाब इकट्ठे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जी। पंजाब से भी काफ़ी कोऑपरेशन मिलती है, हम भी उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ADGP साहब, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने जो देखा है, अक्सर इन्होंने नेशनल हाईवे को इस्तेमाल किया है, और हमने देखा है कि कैविटीज़ जो है वो बनाई जाती है ट्रक्स में, छोटी गाड़ियों में। तो क्या नेशनल हाईवे एक इजी एक्सेस है इनके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए? क्योंकि जहाज़ वगैरह से जाना, जो हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह है वहाँ पे फ्रिस्विंग बहुत ज़्यादा होती है, गैजेट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। तो क्या नाके जो नेशनल हाईवे के हैं उन्हें कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं? क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि सांबा, कठुआ या पुंछ राजौरी जो है हमारे जम्मू प्रोविंस के लिए बड़े इजी, इवन सुंदरबनी तक आपने कहा कि वहाँ तक जो है वो कोशिश की जा रही है कि वहाँ से जो है वो स्मगल किया जा सके। तो क्या इन नाकों को अलर्ट किया गया है और इस बारे में कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं? ये जो हमारे नाके हैं जी, इनको टाइम टू टाइम हम सारे मोडस ऑपरेंडी को स्टडी करते हैं। जी,
उन मोडस ऑपरेंडाई को स्टडी करने से जो भी फैक्ट सामने आते हैं वो इन्फॉर्मेशन नाके तक दी जाती है, उसको ब्रीफ किया जाता है, गेजेटेड ऑफिसर्स जाते हैं, ब्रीफ करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ड्रग्स की बात की आपने, तो किस तरह की कैविटीज़ होते हैं गाड़ी में, क्या आप सर्च करें जी। सरसरी तौर पे अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले क्या कहाँ सर्च करें जी। मड गार्ड में करें, बॉनेट में करें, कहाँ करें जी। तो कैविटीज़ कहाँ कहाँ बनाई जा सकती है, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उनको। साथ ही दूसरे भी जो काम होते हैं, जो वेपन सप्लाई वगैरह, उनमें भी जो क्या मोडस ऑपरेंडी है उसकी भी स्टडी होती है, वो भी इनको बताया जाता है। तो नाके तो उस हिसाब से जितनी हो सकती है कोशिश, जी। नाकों को सही तरीके से ब्रीफ करके उनको अलर्ट किया जाता है। कई बार नाकों पे ऐसा होता है कि काफ़ी भारी मात्रा में वो बरामद होता है, ड्रग्स हो चाहे कैश हो। फॉर एग्जांपल उधमपुर का एक नाके पकड़ा गया जी। एक 20 लाख रुपए कैश जो जा रहा था ड्रग सप्लाई की एवज में, ये हमारे परमंडल के इलाके में जी। चौकी अफसर ने बरामद किया। कई बार भुक्की, चरस, इन सब की कंसाइनमेंट, कोडेक्स की बोतलें, ये सारी जो है ड्रग्स नाकों पे सीज हुई है। तो नाके हमारे अलर्ट रहते हैं, अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हैं और कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सप्लाई पे कर्ब हो जाए। सर, ये जो ड्रग डीलर्स होते हैं इनके बारे में ज़्यादा खोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने एक ड्रग डीलर के बारे में कहा कि जब आपने उसके घर पे रेड की तो उसके एसेट्स इतने थे कि शायद किसी आम आदमी के हो नहीं सकते। तो क्या पुलिस इन ड्रग डीलर्स पे सख्ती करते हुए, जैसे UAPA, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, क्या ऐसी कोई फिराक में आप लोग हैं कि जो रिनोन्ड ड्रग डीलर्स हैं, क्योंकि आम धारणा रहती है मैं जनता की पैरवी करता हूँ और जनता का अक्सर ये कहना होता है कि ये मिली भगत है जी, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। ख़ासकर रूरल और ये जो बॉर्डर बेल्ट्स हमारे हैं वहाँ पे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि ये पुलिस को पैसा देते हैं और ये मिली भगत होती है जी। ऐसा नहीं होता है, पुलिस को पता है कि कौन ये किस ट्रेड में है। तो क्या उनके खिलाफ UAPA या PSA की कोई ऐसी फिराक में हैं आप? UAP एक्ट तो तभी लगेगा जब वो नारकोटिक्स के साथ टेररिज्म का लिंक हो जी। ऐसे कुछ 6 केसेस हैं हमारे पास जी, जिनमें नार्को टेररिज्म के केसेस हैं, जिसमें UAP एक्ट लगाया गया है। उस पे बेल प्रोविजंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, उसमें बेल मिलती नहीं है जी। जहाँ तक रही दूसरी बात, जो जिसका टेररिज्म से लिंकेज नहीं रहता है एविडेंट, उस पे अभी जैसे नशा मुक्त अभियान चल रहा है सरकार का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश है जी कि पूरे स्टेट को, JNK, पूरे UT ऑफ JNK को नशा मुक्त बनाया जाए। पंचायत लेवल तक काम हो रहा है, प्रोफाइलिंग हो रही है, कंज्यूमर्स की एक इंडेक्स बनाई जा रही है। उसके तहत एक स्पेशल फोकस दिया गया है टू लोकेट एंड एप्रीहेंड पीपल हु आर सप्लायर्स, जो बड़े लोग हैं। अब उस पे एग्जाम्पल के तौर पे ये बताऊँ, जम्मू प्रोविंस की अगर बात करें तो हम हर साल करीब 2, 3, 5, 7 केसेस में हम PSA लगाते थे जो बड़े सप्लायर्स होते थे जी। इस साल अभी तक आंकड़े के हिसाब से 23 लोगों पे PSA लग चुका है जी। तो आप देखें कि 3 से 4 गुना या 5 गुना इजाफा ज़रूर हो गया है। अभी हम इस तरह के और लोगों की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं जी, जो इस तरह के बड़े सप्लायर्स हैं, 5, 6 केसेस, 10 केसेस में पहले इन्वॉल्व रहे हैं, छूट के आगे बेल आउट हो गए, इन सब पे PSA लगाया जा रहा है और इनके ज़रिए एक मैसेज दिया जा रहा है। हम कंज्यूमर को इस पे टारगेट नहीं कर रहे, जो छोटे कंज्यूमर होते हैं, जो आप विक्टिम कह लें या कुछ कह लें जी, तो उनको हम टारगेट नहीं कर रहे, हम बड़े वालों को टारगेट कर रहे हैं। और इसमें ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि हमारे प्रयास में काफ़ी इजाफा हुआ है। ADB जी साहब, ये बताएं कि नशा मुक्त भारत की आपने बात की, उसका एक मेन अध्यक्ष हमने देखा है, उसमें रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग की भी बात की गई है। क्या मानते हैं आप कि कितना बड़ा रोल है पेरेंट्स का घर पे, घर के बाहर, कि कम से कम वो ये देखें कि उनका बच्चा अगर घर से बाहर जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, किस माहौल में है, क्या सोसाइटी है उसकी। ये आपने बहुत बड़ी बात की। देखिए, कोई भी प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि सोसाइटी उसमें खुद इन्वॉल्व ना हो जाए जी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जम्मू में कई सारे मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ लोग आके, मुअज़्ज़िज़ वहाँ के, वो आके हमें बताते हैं कि हमारे इलाके में
ये ड्रग्स की कंजम्पशन बढ़ गई, आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करने को तैयार है। जी। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। कई बार ऐसा हुआ है, एक अली नाम का एक बहुत बड़ा ड्रग सप्लायर था मेरे ख्याल से रगुड़ा का, जी। उसको गिरफ्तार किया गया काफ़ी, और लोगों की मदद से गिरफ्तार किया गया। लोगों ने बताया कि ये सबसे बड़ा सप्लायर है वहाँ का। जी। तो इस तरह के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लोगों की तरफ से लिए जा रहे हैं। कई बार लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि वो बताते ज़रूर हैं कि हमारे इलाके में चल रहा है, लेकिन उसके आगे का स्टेप वो नहीं लेते। जी। उनको शायद डर लगता होगा कि कहीं हम एक्सपोज हो जाएंगे तो हमारी बात। तो उनसे भी ये है कि देखिए, हमारे पास भी एक प्रोटेक्शन का सिस्टम है, जबकि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे सोर्स की जो है जी, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, आजकल फ़ोन का ज़माना है, व्हाट्सएप है, जी। हर किस्म के आपके पास वीडियो बना सकते हैं आप किसी की कंजम्पशन या सप्लाई करते हुए, जी। वो उसको सब भेज सकते हैं आप, वो भी हमारे लिए काफ़ी बड़ा एविडेंस के रहता है। तो इस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पेरेंट्स के लेवल पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो स्कूल या कॉलेज गोइंग जो लड़के हैं जी। ये शाम को तो घर ही आते हैं वापस, तो घर पे जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम, जिस तरह की काउंसलिंग हो सकती है वो और कहीं नहीं हो सकती। तो पेरेंट्स से हमारी ये अपील है कि पेरेंट्स अपने लेवल पे काउंसलिंग करें, सख्ती करें, जिस किस्म के प्रयास कदम उठा सकते हैं, ताकि उनका जो बच्चा है इस तरीके के वो उसमें ना जाए। अगर ऐसी कोई इंस्टेंस आ जाती है जब आपको लगता है कि आपका बच्चा शायद इसमें शामिल हो गया है इस प्रोसीजर में, तो वो आप हमें बताएं। हमारी जो है ड्रग डी एडिक्शन सेंटर से, काउंसलिंग सेंटर से चल रही हैं, छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं, स्मॉल बेबी स्टेप्स हमने लिए हैं। अब हमारा एक नया भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बन रहा है जी। तो हम आपकी तरफ पूरा हाथ बढ़ाएंगे, पूरा हाथ मिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे को इस मुसीबत से दूर रखें। मुकेश सिंह साहब, बिल्कुल आखिर में दो सवाल जोड़ के पूछना चाहूँगा। एक सवाल फिर से दोहराना चाहूँगा, जो बड़ी आम राय जो है वो जनता में बनी है वो ये है कि बहुत सारी जगहों पर पुलिस के लोग भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और बड़ी आम धारणा बनती है लोगों की, खासकर मैं ग्रामीण इलाकों की बात करूँ। कभी पिछले दिनों में बिश्ना वगैरह में गया तो वहाँ पर भी एक आर्ग्यूमेंट ये सुनने को मिल रहा था कि यहाँ तो पुलिस वाले हैं, वो करा रहे हैं। तो एक तो वो कि अगर ऐसा है तो जम्मू कश्मीर पुलिस और ख़ासकर जम्मू जोन के हेड होने के नाते आप क्या एक्शन लेंगे उस पर, और उसके अलावा अगर किसी भी शख्स को ड्रग्स के मामले में कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई शिकायत वो दर्ज करना चाहता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस के रास्ते किस तरह से खुले हैं? जहाँ तक रही पुलिस के लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बात, जी, इस पे हमारी तरफ से मैसेज ये है कि अगर कोई पुलिस कर्मी इसमें शामिल पाया जाता है जी, तो हम उसकी गिरफ्तारी में कोई कमी नहीं रखते। जी, उसके लिए भी कानून उतना ही लागू होता है जितना आम पब्लिक के लिए लागू होता है। और कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जब पुलिस कर्मी के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई, FIR लगा है, वो गिरफ्तार हुआ है। जी, एक प्रोसिक्यूटर के भी खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो पुलिस कर्मी है वो समाज के इन बुराइयों से दूर है। कुछ कर्मी भी इनमें शामिल है, कुछ इनमें एडिक्ट्स भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, उनकी काउंसलिंग की भी कार्रवाई होती है। तो ये सारा प्रयास चलता रहता है, और संदेश मेरी तरफ से यही है कि अगर कोई पुलिसकर्मी किसी भी तरीके से शामिल पाया गया उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। सर, और अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है या उनके एरिया में कोई ऐसा इशू है ड्रग्स के रिलेटेड, तो किस तरह से वो आप तक पहुंच सकते हैं? जम्मू पुलिस ने एक हेल्पलाइन शुरू की है, हर डिस्ट्रिक्ट में हेल्पलाइंस हैं अवेलेबल। PCR का ज़रिया भी अवेलेबल है। PCR में भी मैं आपको बताऊं, लोगों में धारणा ये होती है कि शायद PCR में फ़ोन किया तो शायद हर जगह पता होगा। ऐसी बात नहीं है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। वहाँ पे मैंने भी विज़िट किया है। PCR की फैसिलिटी को 112 आप डायल कर दें जी, और आप देखें कि कितनी जल्दी रिएक्शन होती है हमारी जो है पेट्रोल व्हीकल्स कितनी जल्दी पहुंचती है जी। और आप हमें फीडबैक भी दें कि अगर कोई ऐसी बात होती है कि जब आपने रात के 12 बजे भी कॉल किया और हमारी जो पहुंच टाइमली नहीं हुई है, तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, जिसमें कि हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हेल्पलाइन के बजाय
हेल्पलाइन के अलावा जो है जी। सभी अफसरों के मोबाइल फ़ोन्स आजकल पब्लिक हैं। जी। मुझे रात को 12 बजे भी आते हैं अननोन कॉलर से, मैं वो भी उठाता हूँ फ़ोन। तो जैसे एसएसपी जम्मू है, डीआईजी जम्मू है, इन सब के मोबाइल फ़ोन जो है पब्लिक है। जी। आप इन पे भी कभी कर दें। ड्रग्स के मामले में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी अफसर को आप फ़ोन करेंगे और ड्रग्स की कोई इन्फॉर्मेशन होगी, फौरी तौर पे उस पर रिएक्शन होगा, फौरी उस पर एक्शन होगा। वहाँ तक हम पहुँचेंगे और हम उन पे एक्शन लेके आपको जवाब भी देंगे और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी। मुकेश सिंह साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया और ख़ासकर इस विशेष प्रोग्राम में, क्योंकि नशा मुक्त भारत के तहत हम भी चाहते हैं कि हमारा भी कुछ योगदान हो और सोसाइटी को, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आने वाले नस्लों को अगर हमें बचाना है तो ये कंट्रीब्यूशन जो है वो उनके लिए होगी। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे एडीजीपी मुकेश सिंह और हम बात कर रहे थे नशा की। मॉरल पेरेंटिंग भी एक अल्फाज है। मुझे लगता है कि हम सब पेरेंट्स हैं, तो हमें सबसे पहले अपने घर में देखना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं। बजाय पुलिस तक पहुंचने से बेहतर ये होगा कि हम ये देखें कि हमारा बच्चा जो है वो सुबह अगर घर से निकलता है, वो कॉलेज जाता है, वो स्कूल जाता है, वो यूनिवर्सिटी जाता है, तो वो किस माहौल में जाता है, वो कैसे जाता है। और अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी कुछ सस्पिशन होता है तो बच्चे से वेरीफाई करें, उससे पूछताछ करें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा उससे क्यों हो रहा है। तभी जाके मुनासिब होगा कि हम अपने घर से इस नशा को जो है वो दूर रख सकें। और अगर ख़रीदने वाला ना हो तो जो बेचने वाला है वो किसे बेचेगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।